दोस्तों नमस्कार। मैं गुलाम हुसैन आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर सीईटी की दूसरी क्लास लेकर। जैसा कि आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर का सीईटी के अंदर आने वाला सिलेबस, और आज हम डिस्कस करेंगे कि सीईटी में आने वाले कौन से प्रश्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रश्न वो हैं जिसको हमको आगे चल के पढ़ना है और उसको डिटेल में पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस होगा। तो पहले पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन से वो प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के लक्षण कौन से हैं और वहीं से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न कंप्यूटर के लक्षणों से हैं कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणात्मक और विशेषताएं हैं। परिशर्मिता, बहुमुखी, सटीकता, या ये सारी की सारी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि परिशर्मिता का मतलब कंप्यूटर को कोई भी काम दे दिया जाए तो वो बिना पूछे बिना थके वो काम करता रहेगा। बहुमुखी का मतलब है कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम किया जाए और उसके बाद में अगर उसको दूसरा काम दें तो वो दूसरा काम नहीं करेगा या फिर उसके लिए वो मना करेगा, नहीं। हम कई काम एक साथ कंप्यूटर से ले सकते हैं। जो उसका गुण है वो गुण बहुमुखी यानी वर्सेटिलिटी कहलाएगा। और तीसरा है सटीकता, एक्यूरेसी। सटीकता का मतलब ये है कि हम उसको जो भी इनपुट देंगे वो अकॉर्डिंग टू आउटपुट अपना काम करेगा, और इसमें इसको अपनी महारत हासिल है। इस पर्सन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये तीनों पॉइंट इस विशेषताओं में शामिल हैं। इसका मतलब इसका सीधा उत्तर ये हो जाएगा। देखो किस तरीके से सवाल बनते हैं, आज हम वही सीखेंगे। और ये भी एक ब्रीफ ऊपर ऊपर से हम देखेंगे, इसको भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। डिटेल में हम पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है। यानी इसमें ये पॉइंट है, कार्यों की सुगमता। कहने का मतलब उसको अगर बहुत सारे काम उस साथ में दे दें तो किसी काम को बिगाड़ेगा नहीं, हर काम को बहुत अच्छे से करके आपको दे देगा। तो वो उसकी कौन सी विशेषता है। गति, स्पीड। स्पीड से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये देखें, वर्सेटिलिटी, बहुमुखी यानी बहुत सारे काम है, बहुत अच्छे से कर सकता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये तो बहुमुखी गुणों का धनी है। कहने का मतलब उसमें कई सारे कार्य करने की क्षमता है। तीसरा है विश्वसनीयता, वो तो है ही। अगर हम उसको कुछ भी कोई भी चीज जोड़ने के लिए बोलेंगे तो वो अच्छे से जोड़ देगा, इसमें वो कोई भी गलती नहीं करेगा। और तीसरी चीज है डिलीजेंस यानी कर्मठता। कोई भी आप काम उसको देंगे वो करता रहेगा, वो आपको मना नहीं करेगा, वो थकेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इस सुविधा को क्या जाना जाता है। ये देखो, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, राजस्थान प्रोग्रामर का एग्जाम 2024 के एग्जाम में आया हुआ। देखो आजकल पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो पीवाईक्यू वही के वही रिपीट आ जाते हैं, अगर रिपीट नहीं आते हैं तो इन ऑप्शंस से उठा के दे देते हैं। ले दे के वही आना है, पर हमको ध्यान में होना चाहिए कि हमको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और उतना ही पढ़ना है जितना हमको जरूरत है और जितना एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। ये बात मैंने कल भी की थी, आज भी हम इन प्रश्नों से पता करेंगे। हमको एक
ऊपर से ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितना हमको पढ़ना है और किस लेवल तक पढ़ना है, ना ज्यादा डिटेल में पढ़ना है और ना कम पढ़ना। जैसे इस सवाल को देखते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, इस सुविधा को क्या जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को हम कोई काम दे देते हैं, देके और हम चले गए, मार्केट में घूमने के लिए चले गए, कुछ खरीदारी करने के लिए चले गए, पर कंप्यूटर रुकेगा नहीं, वो अपना काम करता रहेगा। एक्यूरेसी तो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कोई काम मानव हस्तक्षेप वाला तो नहीं है इसमें। इसमें ये विश्वसनीयता वो भी नहीं है, बहुमुखी जैसे आपने पढ़ा होगा वो भी नहीं है। ये आपने जरूर सुना होगा ऑटोमेटिक, यानी ये जो ऑटोमेशन है वो इसी से ही है कि वो मानव के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती और बिना हस्तक्षेप के वो काम करता रहता। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये देखो ना, बिना थके और दोहराए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को क्या कहा जाता है? ये पहला ही ऑप्शन हमको मिल गया, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है कि वो काम करता रहता है। आईक्यू का तो कोई लेना देना नहीं है, एक्यूरेसी भी नहीं है और वर्सेटिलिटी भी नहीं है। कहने का मतलब है कि वो बिना थके कार्य को करेगा, और यही तो इसकी सबसे अच्छी खासियत है, सबसे अच्छी विशेषता। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अगर ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ क्लास को आप इसके नोट्स भी नहीं बनाएंगे, एक दो बार क्लास को देख लोगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको मेरी क्लास के बाद में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्लास के अंदर ही सब कुछ समझा दूँ। नीचे दिए गए विकल्पों में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है जो उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है? वो काम को दोहराता रहेगा, क्या होगा? ये सवाल तीसरी बार रिपीट हुआ है, एलएस से 2025 में आया है। देखो रिपीट हो रहे हैं, बस हल्का सा समझना है। और कभी कभार क्या होगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा और कई बार ऑप्शन उल्टा करके वही दे देंगे अपन को। अच्छा, अब देखो कुछ सवाल क्या होता है कि जो कंप्यूटर के लक्षण हैं, गुणों हैं, उस पे तो सवाल आते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है और पिछले सीटी के अंदर देखा गया है, 12th और ग्रेजुएशन दोनों के अंदर। उसमें कंप्यूटर के इतिहास से सवाल बन रहे हैं और वो कंटिन्यू बन रहे हैं, देखो वो उसके अंदर ही शामिल है, तो इसको अलग से पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, वो उसी के अंदर ही शामिल है। लेकिन मैंने यहाँ पे उसके अलग से क्वेश्चन बनाए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था? देखो वही इतिहास के बारे में पूछ रहा है, कौन सा था भाई? ये तो नहीं था, ये भी नहीं था, और ये टेडी मॉडल 200 1985 ये भी नहीं था, ये था एप्सन 1981। ठीक है, ये एप्सन 1981 में आपको बता दूं कि ये HX20 टाइप का आ, एक नोटबुक था, और ये एप्सन कंपनी ने बनाया था। ये फर्स्ट था जो फर्स्ट नोटबुक जो बाजार के अंदर उसने कमर्शियली उतारा था, यानी बेचने के लिए उतारा था। तो ये कौन सी कंपनी थी? एप्सन थी। कुछ कुछ कंपनी के नाम भी आएंगे, कंपनी के नाम पे उनके मॉडल नंबर भी होंगे, उसका मॉडल नेम भी होगा, तो वो भी अपन को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेबेज, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की कल्पना कब की थी? कब कल्पना की थी उसने, कब उसके दिमाग में आया था? तो ये है 1837। कुछ कुछ सन भी याद करने पड़ेंगे, ईयर्स भी अपन को याद करने पड़ेंगे। ये फैक्चुअल है, सीधे फैक्ट्स पे आते हैं, ये याद होंगे तो हो जाएंगे, और याद नहीं है तो ये सवाल सीधा गलत हो जाएगा। इसमें तुक्का मारने वाली कोई बात ही नहीं है, पर तुक्का मारेंगे तो 100% गलत ही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे देखो पास पास के ऑप्शन दिए गए हैं और कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। देखो यहाँ पे अगर ये यूं बोल देता और ये 1839 बोलता
तो नहीं होते ना अपन से, क्योंकि एक एक साल का तो गैप अपन पता नहीं कर सकते हैं। तो ये फैक्चुअल है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखें कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था। भाई सुपर कंप्यूटर था ऐसा तो नहीं है, सुपर कंप्यूटर तो अभी अभी आया है। उसके बाद में एबेकस नहीं, ये तो चाइना के अंदर हुआ था भाई। इसको फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है, हालांकि कंप्यूटर तो नहीं था, ये सिर्फ गणना के लिए यूज होता था। और ये कैल्सी ये भी नहीं है, इसका नाम क्या है, एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन ही, मतलब ये इस आदमी को क्या बोलते हैं, इसने ये बनाया था, और इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। इसको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने कंप्यूटर की नींव रखी थी। वो सारी बातें जो अब आज कंप्यूटर के अंदर हैं, वो चार्ल्स बेबेज ने इजाद की थी। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये CT 2023 के अंदर आया, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। ये अब भारत के बारे में पूछ रहा है और स्पेसिफिक पूछ रहा है, तो देखो इसका उत्तर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुआ। ये हुआ था 1955 के अंदर, और इस कंप्यूटर का नाम था HEC2M। ये हमारी भारत सरकार ने लाया था कंप्यूटर, और सांख्यिकी विभाग के अंदर गणना करने के लिए यूज किया गया था। तो देखो ये भी सवाल आ रहे हैं, और ये सीधे सीधे फैक्चुअल ही हैं, बस थोड़े से हैं, उसको अगर याद कर लेंगे तो हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। देखो ये लाइब्रेरियन 2016 के अंदर क्वेश्चन आया है कि एबेकस क्या है। मैंने अभी बताया था आपको, कि साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण, ये अंक गणितीय गणना है। देखो मतलब कुछ इस टाइप का होता है ना, आपने स्कूल के अंदर देखा होगा, और ये पहले तो सरकारी स्कूलों के अंदर प्रोवाइड भी करवाए जाते थे बाकायदा। और कुछ इस तरीके से लाइनिंग होती थी, और इसमें यहाँ पे इस तरीके से मन के डाले जाते थे, और उससे ये गणना की जाती थी। तो ये इस टाइप का जो ये है एबेकस। और ये जो अंक गणितीय यंत्र, और उससे फिर कंप्यूटर का निकलना, कंप्यूट का मतलब भी गणना करना होता है। ये सारी सारी चीजें इस एबेकस के बाद में आई, और धीरे धीरे जैसे मानव ने अपना विकास किया, उस तरीके से जैसे उसका दिमाग का विकास हुआ, वैसे ही कंप्यूटर का विकास होता गया। चलो अगला देखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, कंप्यूटर की जनरेशन के अंदर कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सी जनरेशन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर के लिए मेनली यूज किया गया। तो जो जो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था वो पहली पीढ़ी के अंदर यूज किया गया था, फिर इसकी ऐसे के ऐसे दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए। आगे देखते हैं, वो भी आएंगे। ये पटवार एग्जाम के अंदर देखो सवाल आया है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयुक्त किया गया। भी अपन ने पढ़ा है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर फिर सेकंड में आया, ये मैग्नेटिक कोर और सिलिकॉन चिप ये इसके साथ में जुड़े हुए थे। CT 2023 का ये सवाल है कि द्वितीय जनन यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटरों का विकास किस अवधि में हुआ था। देखो वही है, ये फिर इतिहास का वही सवाल है, और ये भी फैक्चुअल है, सन से जुड़े हुए सवाल हैं। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, नहीं, इसका उत्तर ये हो जाएगा, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट जनरेशन का है, और ये सेकंड 1959 से 1965, और इस तरीके से ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी जनरेशन के अंदर है ही नहीं। तो फर्स्ट तो हो जाएगा आपका 1946 से 1959,
और उसके बाद में ये सेकंड, और फिर ये थर्ड, और ये फोर्थ और फिफ्थ जो अभी चल रहा। ओके। अच्छा, ये देखो, अभी अभी का ये क्वेश्चन है सीटी 2024 का, जो लेटेस्ट है हमारे लिए। अब तो 2026 में होगी। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में वीएलएसआई चिप 32 बिट का उपयोग किया गया? वीएलएसआई का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये एक चिप है जो आपने ब्लैक कलर की देखी होगी, जो 32 बिट की हैं, और कौन सी पीढ़ी के अंदर यूज की गई? तो ये चौथी पीढ़ी के अंदर यूज की गई। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी, ठीक है। इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। इसके अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया गया था, जिसके अंदर हम एसएम और एसएसएम नहीं, एसएसआई और एमएसआई जिसको बोलते हैं, और चौथे के अंदर हम यूज किया गया था वीएलएसआई, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है? चौथा है। अच्छा, आज कुछ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सवाल देख लेते हैं, उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, ताकि हमको आगे पढ़ने में आसानी हो, हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। ये सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ इसलिए मेरे बताने का पर्पस था एक्चुअल में, ये पीवाईक्यू के अंदर क्लास शामिल होनी चाहिए, पर मैंने इसको पहले लिया है। वो इसलिए लिया है ताकि आपको आगे पूरे सिलेबस का ओवरव्यू रहे, और आपको ये पता रहे कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। अगर उससे आप एक बार परिचित हो जाओगे तो आपके माइंड सेट में क्लियर रहेगा कि हमको आगे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर अगर पढ़ने लग जाएंगे तो हमको हो सकता है कि 5-6 महीने लग जाए, पर इतना हमको पढ़ना नहीं है ना। हमको इतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के अंदर आए, और क्या क्या एग्जाम के अंदर आ रहा है वही हमको देखना है। बस इसी पर्पज से ये क्लास लेने का मकसद था। और इसके अंदर हम देखते हैं, देखो ये सीटी 2023 के अंदर आया सवाल है। इनपुट जो मैंने आपको कल बताया था, स्टोरेज है, प्रोसेस है, आउटपुट है, के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है काम, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। पांचवा कार्य कौन सा किया जाता है? तो इसका उत्तर है सीधा सीधा कंट्रोल। मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखो, एक लेआउट होता है कंप्यूटर का, जिसके अंदर कंप्यूटर इनपुट लेता है, इसके बाद में कंप्यूटर प्रोसेस करता है यहाँ पे, ठीक है। और वो प्रोसेस किससे कैसे करता है? सीपीयू से करता है, जिसके अंदर एयू होता है, और जिसके अंदर क्या होता है? मेमोरी होती है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सब करने के बाद में वो क्या क्या करता है? कंट्रोल यूनिट भी इसके अंदर शामिल है। और फिर वो क्या देता है? आउटपुट। और हमको ये पता है, हमने पढ़ा है कि आउटपुट हमको कहाँ पे मिलता है? वो आउटपुट डिवाइसेस पे मिलता है हमको। तो देखो, इसके अंदर पांचवा काम कौन सा है? तो वो कंट्रोल है, जिसके लिए क्या होता है? कंट्रोल यूनिट लगा रहता है, यानी कंप्यूटर खुद अपने काम को कंट्रोल करता है, जो कि बहुत जरूरी है। ये कंप्यूटर के 5 कामों में शामिल है। इससे आगे देखो, ये आरएस 2004 के अंदर आया सवाल है। इसका मतलब कंप्यूटर आज आजकल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ सीईटी का एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये जरूरी है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम जिस विभाग के अंदर जाने वाले हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं न कहीं हमको काम करना ही पड़ेगा। और बिना सीखे हम चले जाएंगे, रटाफिकेशन करके चले जाएंगे, तो आपको वहीं पे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि बहुत अच्छे तरीके से उसको सीखें और समझ जाएं। कम से कम हल्का फुल्का तो नॉलेज हो, सिर्फ एग्जाम पर्पज से ही नहीं। वो तो है ही, वो तो हमको करना ही है, पर इसके साथ साथ में थोड़ा सीख भी लें अच्छे से, तो बहुत मजा आएगा। देखना, ये सवालों के साथ साथ में हम बहुत सारी चीजें
सीखते रहेंगे और मैं आपको अपने रियल वर्ल्ड मतलब खुद से जुड़े हुए और बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं वो देकर कंप्यूटर को सिखाऊंगा। कंप्यूटर इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज है और इसको रटने वाली भी चीज नहीं है। जैसे ये टर्म होती है, आउटपुट है, ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी एक तरीके से हार्डवेयर है, और जैसे हमारी आत्मा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। जो दिखती नहीं है हमको, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है जिसको हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर जो भौतिक ही है, ठीक है, ये भौतिक रूप है कंप्यूटर का जिसको हम छू सकते हैं। बट कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन दोनों से मिलके एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। और उसी तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, यानी एक मनुष्य का निर्माण होता है। ये कुल मिला के हमसे ही जुड़ी हुई चीजें हैं। हम खुद से इसको अलग करके नहीं पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो राजस्थान प्रोग्रामर के अंदर क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल। इसका पांचवा काम वही है, सैम सैम सैम, ठीक है, कंट्रोल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है। भौतिक उपकरण का मतलब जिसको मैंने अभी बताया, छू सकते हैं, जो हमको दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे हम उसको, हार्डवेयर बोलेंगे। देखो आ गया ना, मैंने अभी समझाया और आ गया। ये अपन से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है, पाम कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। पाम कंप्यूटर पता है आपको, जैसे आजकल डिजिटल वॉच आए ना, वो एक तरीके से पाम कंप्यूटर, छोटे हैं, जिसको हम कैरी कर सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, जेब में डाल सकते हैं, तो उसको पाम कंप्यूटर कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर ये तो नहीं होगा जो हम यूज करते हैं, पीसी वो है, नोटबुक ये लैपटॉप का छोटा रूप होता है ये भी नहीं है, टैबलेट पीसी आपने देखा होगा, मोबाइल का बड़ा रूप, बड़ा मोबाइल, तो वो भी नहीं है। पॉकेट कंप्यूटर, पॉकेट का मतलब पता है आपको, जेब, इसका नाम क्या है, जेब, जिसको हम जेब में डाल सकें, हाथ के अंदर पहन सकें, जिसको आजकल वॉच कहते हैं। तो वो क्या है, वो असल में वॉच नहीं है, वो क्या है, कंप्यूटर है। उसके अंदर एंड्रॉयड, जैसे हमारे इंडिया के अंदर तो क्या है, ज्यादातर लड़कों को एंड्रॉयड ही, एंड्रॉयड वॉच मिलता है, तो वो यूज होता है। उसमें आपने देखा होगा एप्स बने होते हैं सारे सारे। तो पाम कंप्यूटर क्या है, ये एक तरीके का पॉकेट कंप्यूटर है। ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और कौन कौन से हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। उस हिसाब से हम इसके अंदर बहुत सारे और भी सवाल हैं जो हम ले सकते थे, पर अब वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको एक मोटा आइडिया लग गया होगा कि हमको अगली क्लासों में क्या पढ़ना है। तो ठीक है, अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं अगली क्लास के साथ में। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और खुद से जुड़े हुए उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से अपन को समझ में आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और क्लास को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और कोई क्वेश्चन हो और आगे की क्लासों में आपको क्या अच्छा लगेगा और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ताकि आपको बेहतर लगे, तो उसके लिए आप कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।